नमस्कार साथियों, आप सभी का आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स में मैं रामनेश मिश्र स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए नागरिक शास्त्र भाग 6 से जुड़े बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हूं, जो कई बार परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं। नागरिक शास्त्र से जुड़े प्रश्न इस बार टेट, सुपर टेट, सी टेट और अन्य परीक्षाओं में भी आने की संभावना है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो ये सभी प्रश्न विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत अनिवार्य हैं। तो आपका समय न गवाते हुए आइए हम सब वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, नागरिक शास्त्र के अध्ययन से प्रत्येक बालक एक आदर्श नागरिक बनता है और यही कारण है कि विभिन्न परीक्षाओं में नागरिक शास्त्र से जुड़े प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। यहाँ पर हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का चुनाव किया है। आइए इन सब प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। प्रश्न 1 है, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं, यह मत किसका था? तो स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं, यह बात किसने कही थी? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है लॉर्ड एक्टन। लॉर्ड एक्टन तथा डी टॉकविले ने समानता और स्वतंत्रता को एक दूसरे का विरोधी माना है। उनका कहना है जहां स्वतंत्रता होगी वहां समानता नहीं होगी और जहां समानता होगी वहां स्वतंत्रता नहीं होगी। प्रश्न 2, समाज में समानता का निहितार्थ किसका अभाव है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन बी है विशेषाधिकार का। समाज में समानता विशेषाधिकार का अभाव है। समानता के सिद्धांत का जन्म विशेषाधिकार संपन्न वर्ग के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ है। प्रश्न 3, राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी किसमें है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन ए सही है लोकतंत्र में। राजनीतिक समानता का अभिप्राय है अधिकार प्राप्त हो। हर व्यक्ति को शासन के कार्यों में राजनीतिक समानता लोकतंत्र का मुख्य तत्व है। प्रश्न 4, लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करना पड़ता है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन बी है लोकसभा के उपाध्यक्ष को। लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देना पड़ता है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि लोकसभा के सभी सदस्य मिलकर लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। तो अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। प्रश्न 5, सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है, यह मत किसने व्यक्त किया है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन डी है हॉब्स। सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है। उत्कृष्ट अराजकता का मतलब है जहां के राज्य में आचरण की अभद्रता व्याप्त है, वहां करप्शन, भ्रष्टाचार व्याप्त है। ऐसी स्थिति में अगर कोई राज्य निकृष्ट है तो अच्छा है, अराजकता से दूर है, यह बात हॉब्स ने कही है। प्रश्न 6, राज्य व्यक्ति से पहले है, यह किसका मत है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन बी है अरस्तु। अरस्तु का मानना है कि राज्य एक समग्रता है तथा व्यक्ति उसका एक अंग है। जैसे शरीर से उसके अंगों का संबंध हो, चूंकि समग्र का अस्तित्व पहले आता है और अंगों का बाद में, इस आधार पर राज्य का जन्म व्यक्ति से पूर्व हुआ है। व्यक्ति तो समझौते से राज्य को जन्म दिया है। राज्य रहेगा तो व्यक्ति रहेगा। व्यक्ति का अस्तित्व नहीं है, उसकी नजर में राज्य का अस्तित्व ज्यादा है। यह बात अरस्तु ने कही है। प्रश्न 7,
परंपरागत संप्रभुता के विचार का बहुलवादी विरोध करते हैं। क्यों विरोध करते हैं बहुलवादी? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन ए है, दूसरे संगठन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि राज्य। बहुलवादी विचारधारा के अनुसार राज सत्ता संप्रभु और निरंकुश नहीं है। समाज में विद्यमान अन्य अनेक समुदायों का अस्तित्व राज सत्ता को सीमित कर देता है। प्रश्न 8, यदि संविधान परम संप्रभु है तो तत्कालीन संप्रभुता आरोपित है। तो यह किस में आरोपित है? यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, विधि निर्माता निकाय में। यदि हम संविधान को परम संप्रभु मान लें अर्थात सर्वोच्च शक्ति मान लें, तो वह संप्रभुता जो शक्ति देती है वह विधि निर्माता निकाय में सम्मिलित हो जाती है। प्रश्न 9, राज्य के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में कौन सही है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है, राज्य साधन और साध्य दोनों है। राज्य साध्य और साधन दोनों है। उदारवादी राज्य को साधन मानते हैं जबकि आदर्शवादी राज्य को साध्य मानते हैं। इस तरह से यह परिभाषा राज्य साध्य और साधन दोनों है सही है। प्रश्न 10, समानता के उदारवादी विचारों से निम्नलिखित में किस प्रकार की समानता अनुरूप नहीं है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है, आर्थिक समानता। उदारवादी आर्थिक समानता के पक्षधर नहीं है जबकि मार्क्सवादी इसके पक्षधर थे। उनका मानना था कि आर्थिक समानता के बगैर सामाजिक समानता नहीं बन सकती, अतः समाज में आर्थिक समानता लाने का प्रयास करना चाहिए। प्रश्न 11, ग्रीन ने स्वतंत्रता को माना है। तो क्या माना है? यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन डी सही है, करने योग्य काम करने की क्षमता। ग्रीन ने स्वतंत्रता को माना है कि हम उन बातों को करने का अधिकार चाहेंगे जो दूसरे के विरुद्ध न हो। फ्रीडम इज द पावर और कैपेसिटी ऑफ डूइंग और enjoying something worth doing or enjoying and that to something we do or enjoying with other। अर्थात ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता उन सब बातों को करने का अधिकार है जो दूसरे के विरुद्ध न हो। प्रश्न 12, निम्नलिखित में से कौन बाकी तीन से अलग है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है, उदारवाद। उदारवाद, बहुलवाद और व्यक्तिवाद तीनों राज्य को सीमित करना चाहते हैं जबकि समाजवाद राज्य को महत्वपूर्ण मानते हुए उसके कार्यक्षेत्र को विस्तृत करना चाहता है। प्रश्न 13, पुरुष के लिए युद्ध वही है जो स्त्री के लिए मातृत्व। यह बात किसने कही है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन बी है, मुसोलिनी का। मुसोलिनी का उग्र राष्ट्रवाद में विश्वास था। उसके अनुसार प्रत्येक राज्य को अपने हितों की साधना करनी चाहिए, चाहे इसके लिए दूसरे राज्यों के हितों का बलिदान ही क्यों न देना पड़े। इसलिए विश्व शांति कभी संभव ही नहीं है। शांति तो एक ऐसे तालाब के समान है जहां पानी ठहर कर गंदा हो जाता है। बिना युद्ध को कोई मानव जाति या समाज अथवा राज्य उत्पत्ति नहीं कर सकता। मुसोलिनी के शब्दों में ही पुरुष के जीवन में युद्ध का वही स्थान है जो नारी के जीवन में मातृत्व का है। प्रश्न 14, जनतंत्र समाजवाद और मार्क्सवादी समाजवाद एक दूसरे से इस आधार पर भी भिन्न है कि वह जोर देते हैं। तो यहाँ ऑप्शनों में सही ऑप्शन डी है, व्यक्ति स्वतंत्रता पर। जनतंत्री समाजवाद व्यक्ति स्वतंत्रता पर बल देता है जबकि मार्क्सवाद इसकी बात नहीं करता है। प्रश्न 15, उदारवाद का मौलिक सिद्धांत है। तो कौन सा सिद्धांत इसमें सही है? यह ऑप्शन ए सही है, व्यक्ति स्वतंत्रता।
उदारवाद के अंतर्गत व्यक्ति की स्वतंत्रता को सबसे ऊंचा स्थान दिया जा सकता है। प्रश्न 16, भारतीय संसद की समितियों में सबसे महत्वपूर्ण है। तो यहाँ जो दी गई हैं समितियां, उनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, लोक लेखा समिति। भारतीय संसद की समितियों में लोक लेखा समिति सबसे महत्वपूर्ण समिति है। इसका मुख्य कार्य यह देखना है कि सार्वजनिक कोष संसद द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार सरकार द्वारा व्यय किया गया कि नहीं। इस समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से तथा 7 राज्यसभा से होते हैं। इस समिति का अध्यक्ष विपक्षी सदस्य होता है। प्रश्न 17, संसदीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है, कार्यपालिका का विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका सत्ता में तभी तक बनी रह सकती है जब तक कि व्यवस्थापिका में उसका बहुमत बना रहता है। मंत्रिपरिषद अर्थात कार्यपालिका के सदस्य व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। प्रश्न 18, निम्नलिखित में किन दो के राजनीतिक दर्शन में मत व्यक्त किया गया है कि समितियां राज्य संप्रभुता के लिए हानिकारक हैं? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी सही है, बी और सी अर्थात हाब्स और रूसो। हाब्स और रूसो का मानना है कि समितियां राज्य संप्रभुता के लिए हानिकारक हैं। हाब्स का मानना है कि कानून संप्रभु की आज्ञा है, इसलिए संप्रभु कोई भी निर्णय लेने में स्वतंत्र है। समितियां संप्रभु की इस प्रकार की शक्ति में हस्तक्षेप कर रही हैं। इसी प्रकार रूसो का मानना है कि संप्रभुता सामान्य इच्छा में ही निहित होती है। प्रश्न 19, कौटिल्य विरचित अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन सी है, राजनीति विज्ञान से। कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा उसका संबंध देश की राजनीतिक व्यवस्था से है। प्रश्न 20, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन सी है, सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा था। प्रश्न 21, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया गया था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है, सिंगापुर में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आजाद हिंद फौज का गठन सिंगापुर में किया था। प्रश्न 22, भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत है। तो ऐसी कौन सी शक्ति है जो राजनीतिक शक्ति का स्रोत है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, मतदाता। भारत में राजनीति का सबसे बड़ा स्रोत मतदाता है। मतदाता जिस सरकार को नहीं चाहता उसे सरकार से बेदखल कर सकता है। तो हर स्थिति में मतदाता से बड़ा कोई नहीं है। प्रश्न 23, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की भूमिका में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, 42वां संशोधन। 42वां संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं। प्रश्न 24, भारतीय संविधान में सम्मिलित मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, 6। भारतीय संविधान में अब 6 मौलिक अधिकार हैं। इससे पहले 7 मूल अधिकार थे। 7वें मूल अधिकार संपत्ति के अधिकार को 44वें संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। अब संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार बन गया है। प्रश्न 25, मूल भारतीय संविधान में
शामिल राज्य के नीट निषेध तत्वों की संख्या कितनी थी? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है 14। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 के बीच तथा भाग 4 में नीट निषेध तत्वों को रखा गया है। प्रश्न 26, यदि भारत के राष्ट्रपति अपना कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व अपना पद छोड़ना चाहें तो वह किसे संबोधित कर अपना त्याग पत्र लिखेंगे? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन ए है उपराष्ट्रपति को। यदि भारत के राष्ट्रपति अपना कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व ही किन्हीं कारणों से अपना पद छोड़ना चाहते हैं तो वह त्याग पत्र भारत के उपराष्ट्रपति को संबोधित करके लिखेंगे। प्रश्न 27, राष्ट्रपति का रिक्त पद अवश्य भर लिया जाना चाहिए। दोस्तों, यदि भारत का राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो वह कितने दिनों में भरा जाएगा? यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है 6 माह के भीतर। अनुच्छेद 62(2) के अनुसार राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से हुई उसके पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में 6 माह बीतने से पहले किया जाना चाहिए। प्रश्न 28, कितने वर्ष की आयु में कोई भारतीय नागरिक भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है 25 वर्ष। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि 18 वर्ष का कोई भी नागरिक चुनाव में मत दे सकता है और यदि किसी को प्रधानमंत्री बनना है तो उसे पहले सांसद बनना होगा या उसकी उम्र कम से कम 25 वर्ष हो। 25 वर्ष के बिना वह भारत का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। अतः यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है 25 वर्ष। प्रश्न 29, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व होता है। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है लोकसभा के प्रति। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो दोस्तों, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है क्योंकि लोकसभा को जनता चुनती है और इस प्रकार से मंत्रिपरिषद सीधे जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन बी है सप्तांग सिद्धांत। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र के 6ठे अधिकरण में राज्य के 7 अंगों का वर्णन किया है जिसे हम सप्तांग सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इसके अनुसार राज्य में स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड तथा मित्र होते हैं। इस 7 अंगों के संपन्न होने पर राष्ट्र प्रभु सत्ताधारी और सर्वोपरि शक्तिशाली बन जाता है। तो दोस्तों, आपने पूरी वीडियो देखा, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी पढ़ाई नियमित रूप से जारी रखें। मैं आप सभी के लिए प्रतिदिन 9 से 10 के बीच एक नई वीडियो के साथ लोड करता हूं। आप अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। मैं कल इसके बाद आप सभी के लिए इतिहास भाग 7 प्रेषित करूंगा। आज मैं आप सभी के लिए 2 सवाल भी दिया हूं जिनका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रश्न 1 है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? और प्रश्न 2, राज्य व्यक्ति से पहले है यह किसका मत है? इन दोनों प्रश्नों के उत्तर बताएं और यदि बताने में असुविधा हो तो पूरे वीडियो को अच्छे से देखें और नियमित रूप से हमारे वीडियो को देखें और अपनी परीक्षा की तैयारी करें। वर्तमान में होने जा रही टेट, सुपर टेट, सी टेट या अन्य परीक्षाएं, लेखपाल, पुलिस, टीजीटी, पीजीटी व अन्य विशेष सारी परीक्षाएं इतिहास और नागरिक शास्त्र से जुड़े प्रश्नों से जुड़ी होती हैं, इसलिए इन्हें जरूर देखें। आपका ये दिया गया समय आपकी जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं
तो आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, जिससे समय समय पर प्रसारित वीडियो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। मैं शीघ्र ही आप सभी के लिए नए वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।